नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते खबरों के। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक अलग अभियान की। एक पीड़ित पिता जो 7 साल से एक लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई है सड़कों पर बने गड्ढों के खिलाफ। जी हाँ, सड़कों पर गड्ढे होना एक आम बात है। आपके गली कूचे चौक चौराहों पर अक्सर आपने गड्ढे देखे होंगे और इन गड्ढों से होने वाले हादसे भी देखे होंगे। एक ऐसा ही हादसा एक शख्स के साथ हुआ जब उसने अपने 3 साल के बेटे को खो दिया। क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। सड़क पर हुए गड्ढों के चलते अपने बेटे को गंवा चुका एक शख्स पिछले 7 सालों से इन गड्ढों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। मामला फरीदाबाद का है, जहां 10 फरवरी 2014 के दिन बाटा मोड़ पर हुए सड़क हादसे में 3 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां बुरी तरह से घायल हुई थी। तब से अब तक इस घटना को 7 साल हो चुके हैं और मृतक मासूम अंकित के पिता कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते गड्ढों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मृतक मासूम के पिता मनोज वाधवा की एक ही ख्वाहिश है कि अब गड्ढों की वजह से किसी और की जान ना जाए। मनोज के अपने साथियों के साथ बाटा चौक पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन गड्ढों को भरवा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ एक गड्ढे का नहीं, बल्कि इस बात का है कि शहर में हजारों ऐसे गड्ढे हैं जो जानलेवा हैं। आखिर वो गड्ढे कब भरे जाएंगे? दिखाई दे रहा है ये नजारा है फरीदाबाद के बाटा मोड़ का। ये वही जगह है जहां पर 7 साल पहले हुए सड़क हादसे में मासूम पवित्र की मौत हो गई थी। इस घटना को 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन गड्ढे अभी तक वैसा का वैसा बना हुआ है। नेशनल हाईवे पर आमतौर पर गड्ढों की हम अनदेखी कर देते हैं, लेकिन इन्हीं गड्ढों के खिलाफ मनोज वाधवा ने अभियान चलाया हुआ है। अपने बेटे की मौत के बाद जहां एक और वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। आज भी मनोज वाधवा ने वादा किया और अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और लोगों को जागरूक किया। मनोज वाधवा के मुताबिक वे चाहते हैं कि सड़क के गड्ढों की वजह से अब किसी की जान न जाए, इसलिए वे इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब अगर सड़क के गड्ढों के चलते किसी की मौत हो तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाए। मनोज के इस अभियान को विभिन्न सामाजिक संगठनों का साथ मिला है। आज भी मौके पर कई सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचे और इस दौरान बल्लभगढ़ के पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि वो इस अभियान का समर्थन करते हैं। जहां भी गड्ढा है और उन गड्ढों के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये गड्ढे की वजह से एक मासूम की जान चली जाती है, और जिस देश में आधे घंटे में जोमेटो पे उसी स्थान पर खाना पहुंच जाता है, होम डिलीवरी हो जाती है, और इस तरह की जो शिकायतें हैं जिनसे मासूमों की जान चली जाती है, उन पर वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो जिम्मेदार लोग हैं, इस बात को आज तक सरकार निर्धारित नहीं कर पाई है कि इन गड्ढों के लिए जो जिम्मेदार है और जिसकी वजह से इस बच्चे की जान गई। पिछले 7 साल से परिवार लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज तक कानून कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पाए कि जिम्मेदार कौन है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में भी कमी है, उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से, जिनकी कमियों से ये दुर्घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर भी हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शहर भर में गड्ढे भरे पड़े हुए हैं, अभी कार्रवाई हो क्यों नहीं पाती, क्या वजह है इसकी? देखिए, पूरे शहर में कुछ रोड ऐसे हैं जहाँ गड्ढे हैं और जिनकी शिकायत प्रशासन से लगा। 14 को ये हादसा हुआ था और उस दिन हमारी 2 व्हीलर की वजह से यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे। 2 व्हीलर पे गड्ढे की वजह से हमारा 2 व्हीलर का बैलेंस बिगड़ गया और यहाँ पे पवित्र अपने चेहरे के बल गिरा और यहाँ पे रोड पे नुकीले पत्थर निकले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई स्पॉट पे ही। और मेरी पत्नी टीना के ऊपर से पीछे से आता हुआ व्हीकल गुजर गया। जब हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर कह रहे हैं इनके पैर भी काटने पड़ सकते हैं। टीना को बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं था कि बच्चे का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि उसकी जान चली गई है। मुझे ये पता था। हम लोग इस दर्द को 1 से 1.5 महीना अपने मन में लेके बैठे रहे। पुलिस ने इस मौके का फायदा उठाकर FIR जो है वो हिट एंड रन में तब्दील कर दिया। पहले ये FIR जो करी गई थी हिट एंड रन में करी गई थी, बाद में हमने हाईकोर्ट की मदद से इस केस को रीओपन करवाया। पहले ये केस क्लोज कर दिया गया था। अब हाईकोर्ट की वजह से जब यहाँ SIT बनी, SIT ने माना कि 2 कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं और आज उनके खिलाफ 304A में मामला चल रहा है। हालांकि 7 साल हो चुके हैं। हमारा ये मानना है कि इसमें जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, फैसला जल्दी आना चाहिए। तो कोर्ट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले में जल्दी कार्रवाई करें और आने वाले टाइम में राम जन निर्माण निधि समिति द्वारा राम जन मंदिर निर्माण में सहयोग करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की टीम अपने अभियान के तहत
बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में व्यापारियों के बीच पहुंची, जहां पूरी टीम का जोरदार स्वागत किया गया और जय श्री राम का घोष किया गया। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिप्पचंद शर्मा भी मौजूद रहे। दिखाई दे रहा है ये नजारा बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी का है, जहां श्री राम मंदिर निर्माण समिति टीम का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर लोगों ने श्रद्धा भावना से जय श्री राम का घोष करते हुए यथाशक्ति अपना योगदान मंदिर निर्माण के लिए दिया। इस टीम ने झांसी से विश्व हिंदू परिषद के 5 राज्यों के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुकेश कुमार भी पहुंचे थे यहाँ पर, और जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने पर बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देने की लोगों से उन्होंने अपील की है और उनकी टीम देश के 5 लाभ गाँव तक जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के चलते देश भर में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक करीब 5 लाख गांव और 11 करोड़ हिंदू परिवारों से ये टीम घर घर जाकर संपर्क करेगी, ताकि सभी के सहयोग से श्री राम मंदिर का काम हो। उन्होंने बताया है कि सहयोग राशि के लिए 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए के कूपन उपलब्ध है। इसके अलावा कोई ज्यादा धनराशि देना चाहता है तो वो चेक के सहयोग से राशि दे सकता है। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता टिप्पचंद शर्मा ने सभी लोगों से बढ़ चढ़कर सहयोग करने की अपील की है। पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम आज रखा गया? मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं मुकेश जी का। एक अच्छे काम में लगे हुए हैं जो हिंदुत्व के लिए कहते हैं ना। मुकेश जी ने बहुत बातें बताई हैं कि हिंदुत्व का कैसे हमें परिवार का आगे बढ़ाना है, हिंदुत्व कैसे बढ़ना है। खाली राम मंदिर के लिए पैसा नहीं है, परिवारों को कैसे बढ़ाना है, कैसे अच्छा रखना है, तो उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। पूरे बल्लभगढ़ के लोगों को की तरफ से मुकेश जी का स्वागत करता हूँ। आने वाले टाइम में भव्य मंदिर बने। जो भी छोटा आदमी, एक नारा है हमारा, अंतिम व्यक्ति तक इस मंदिर में साक्षी रहे, गवाह रहे। सर, आप पहुंचे हैं बल्लभगढ़ अनाज मंडी पहुंचे हैं, आज सब्जी मंडी में हैं, तो कब से कब तक अभियान राम जन्मभूमि को लेकर के जो आज राशि जो दान दाता दे रहे हैं, उसमें क्या है सारा कार्यक्रम? श्री राम जन्मभूमि पर 9 नवंबर 2020 को महामहिम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णय आ गया कि जहां राम ने जन्म लिया था वो स्थान रामलला का ही है, और इसलिए न्यायालय ने सरकार को आग्रह किया, आदेश दिया कि आप ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट को यह काम सौंपिए कि वो मंदिर का निर्माण करे। और इसलिए सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट ने संपूर्ण हिंदू समाज से आह्वान किया कि रामलला की भव्य दिव्य स्थान जो है उस पर एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और इसलिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से यह अभियान प्रारंभ किया गया है। संपूर्ण हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज इस कार्य में लगा हुआ है कि हम प्रत्येक हिंदू परिवार में संपर्क करने के लिए जाएंगे। इस अभियान के लिए एक निधि खबर की ओर सीआईए धारूहेड़ा पुलिस ने हथियार की नोक पर नकदी लूटने के मामले में जिला नूह के गांव बिसर निवासी राहुल उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांचकर्ता ने बताया है कि जिला भरतपुर निवासी ट्रक चालक शहजाद 25 सितंबर को अपने साथी फैजल राशिद व जाहिद के साथ शाहपुर राजस्थान से ट्रक में माल लेकर डासना जा रहा था। रात को वो NH 8 पर संगवाड़ी पुल के निकट पहुंचा तो एक ऑल्टो कार सवार 5 बदमाशों ने ट्रक को रुकवाकर उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी और उससे 28,000 रुपए की नकदी और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तीसरे आरोपी राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पैसे लूटे गए थे, जिसमें 2 आरोपी पहले पकड़े गए, तीसरा पकड़ा गया राहुल को, और 2 बाकी हैं, उनको जल्दी ही पकड़ लिया। गाड़ी ट्रक को लूटा गया। क्या नाम है इसका? राहुल उर्फ कालिया,
श्रीचंद पिताजी का नाम, ये बिस्तर से। हाँ जी। पहले भी कोई मामला दर्ज? नहीं, अभी तो यही है हमारे पास। क्या कुछ काम करता था? तो काम तो जिम्मेदार करता है। तो क्या कुछ बताया जी, लूट का कारण क्या है? लूट का तो वैसे मैंने पी रहे थे, उन्हें मौज मस्ती से लूट लिया। में बात करेंगे अब रेवाड़ी की। जिला रेवाड़ी में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के संगीन मामलों के मद्देनजर रेवाड़ी में भी पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन साउथ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास अरोड़ा ने रिबन काट कर विधिवत उद्घाटन किया, जिससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि जिले में साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए अब रेवाड़ी में भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोल दिया गया है, जिससे पीड़ित लोगों को अब जल्द न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति चाहे तो अपने साथ हुई घटना को नजदीक के थाने में भी दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर पुलिस तत्परता से काम करेगी। उन्होंने कहा कि वो लगातार बैंक अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं। वो हर एटीएम पर गार्ड व सीसीटीवी कैमरे का होना भी जल्द ही सुनिश्चित करेंगे, ताकि एटीएम पर कार्ड लगाकर कार्ड बदलकर धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाई जा सके। हाईवे पर कुछ समय पहले स्थापित किए गए पुलिस कंट्रोल रूम के बंद पड़े होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाईवे पर हर वक्त अब जिप्सी तैनात रहती है, जिसके कारण वहां होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी। 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहले ही चल रहे हैं, एक पंचकुला में और एक गुड़गांव में। उसके अलावा 6 और साइबर पुलिस स्टेशन हरियाणा सरकार ने सैंक्शन किए हैं। उनमें से सारे रेंज हेडक्वार्टर्स पे, साउथ रेंज रेवाड़ी के लिए एक, उसके बाद हिसार रेंज के लिए एक, अम्बाला रेंज के लिए एक, करनाल रेंज के लिए एक और अपनी रोहतक रेंज के लिए एक, तो और सीपी फरीदाबाद के लिए एक। तो ऐसे करके 6 साइबर पुलिस स्टेशन नए सैंक्शन किए थे। तो आज हमने रेवाड़ी रेंज का जो पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन, वो रेवाड़ी में शुरू कर दिया है औपचारिक तौर पे। और अब यहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन शुरू होते ही जो साइबर क्राइम के तहत जो भी मुकदमे होंगे, चाहे वो हैकिंग के हों, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड के हों, चाहे एटीएम के हों, या किसी तरह के भी जो ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह आजकल चल रहे हैं, तो उसमें अब कनकरेंट जुरिडिक्शन है। मतलब अगर व्यक्ति चाहे, विक्टिम चाहे कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना चाहे एफआईआर, तो वहाँ पे भी करा सकता है, और विक्टिम चाहे भी मैं साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना चाहूँगा एफआईआर, तो वहाँ पे भी करा सकता है। तो दोनों ऑप्शन ये अब किसी विक्टिम के पास अवेलेबल हैं। और क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड यूनिट है, इसमें बहुत मेहनत करके काफ़ी इसको मतलब टेक्निकली सेवी लोग लगाए हुए हैं। नए एसएचओ ऋषिकांत भी हमने इसमें लगाए हैं। बाकी जो टेक्निकल सेवी आदमी हैं, जो वेल ट्रेंड हमारे साइबर में पूरे वेल ट्रेंड आदमी हैं, वो उसमें सारे के सारे पोस्ट किए गए हैं। तो निस्संदेह ये इस रीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और साइबर क्राइम को रोकने में एक अहम कड़ी साबित होगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में सोहना की अनाज मंडी में कृषि कानून के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत के आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने व क्षेत्रीय नेताओं ने भी इस महापंचायत में भाग लिया। महापंचायत के बाद किसान मोर्चा ने एसडीएम के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। आयोजित महापंचायत की अध्यक्षता नेता व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सतवीर पहलवान ने की और पंचायत में केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को काले कानून को बताया। और वहीं किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से बेरुखापन अपना रही है, जिससे किसान काफी आहत है। जो कानून बनाए गए हैं उनसे आने वाले समय में किसानों को काफी बड़ा नुकसान होगा। वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों को केंद्र सरकार सीधे तौर पर फायदा पहुंचाना चाह रही है। मोर्चा गुरुग्राम का 45 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरना लगा हुआ है और आज किसान आंदोलन का 77वां दिन है। आज सोहना में सभी ने सोहना के साथियों से मिलकर यहाँ पे सोहना का जो हमने किसान संगठन बनाया है और अब हम पूरे जिले में कार्यक्रम करेंगे। जहाँ जहाँ भी पटौदी है, रूपनगर है, बिलासपुर है, मानेसर है, अपने आंदोलन को सब जगह बढ़ाएंगे, सब जगह अपने अपने यूनिट बनाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और सरकार जो 3 काले कानून बनाई है इनको रद्द करने के लिए पूरा सरकार पर दबाव बनाएंगे। सरकार अलोकतांत्रिक तरीके अपना रही है किसान संगठनों को तोड़ने के लिए। सरकार डरी हुई है। आज सरकार ने
20 लेवल की बैरिकेडिंग टिकरी बॉर्डर पर कर दी। किसी भी देश की सीमा पर या किसी भी आंदोलन के दौरान बैरिकेडिंग नहीं की गई है। ऐसी बैरिकेडिंग पाकिस्तान की सीमा पर भी नहीं है, चाइना की सीमा पर भी नहीं है, लेकिन किसानों से डरकर सरकार ने 20 लेवल की बैरिकेडिंग। सर बताइए, क्या पंचायत थी और क्या आपने ज्ञापन दिया? आज ये सोना के सभी आसपास के गांवों के किसानों की महापंचायत थी, जिसमें जो सरकार ने तीनों काले कानून किसानों के विरोध में बनाए हैं, उसके किसानों के माध्यम से राष्ट्रपति जी के महामहिम के लिए ये ज्ञापन हमने एसडीएम महोदय के थ्रू पहुंचाया है। तो ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए और जो हमारे किसानों पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, किसान आयोग गठन की बात है, स्वामीनाथन आयोग की बात है और ये एमएसपी लागू करने की बात है, ये चीजें हमने मुख्य रूप से इसमें महामहिम जी के लिए से प्रार्थना की है कि इन पे गौर की जाए, किसानों की बात मांगी जाए और ये तीनों कानून रद्द किए जाए। अगली नीति क्या होगी? अगली नीति हम संयुक्त किसान मोर्चे के साथ बैठ के जैसी भी हमारी चर्चा होगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। थाना कोसली पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगाकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे कब्जे से लड़की को बरामद भी किया है। आरोपी पीड़ित के गांव का ही रहने वाला है। जांचकर्ता अधिकारी ने बताया कि लड़की के पिता ने शिकायत में कहा था कि 7 फरवरी को 17 वर्षीय उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाला एक युवक बहला फुसला कर ले गया। जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो उसके खिलाफ कोसली थाने में केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को भी बरामद कर लिया है। तो उसने बोला कि मैं तेरे भाई के साथ भाग गया थी, फिर उसने मेरे से बोला, फिर हम दोनों भाग गए। झकेड़ा में रात रुकी, फिर 8 बजे वाली गाड़ी पे बैठ गए, फिर झज्जर उतरे, 2 लड़के थे उसमें पकड़ गए। अच्छा, गुजरात। कहाँ लेके जा रहे? गुजरात। किस भाई के लिए। अब आप नहीं आया। परिवार का कोई मिलने आया उससे व्यक्ति? हाँ। क्या कहने परिवार वाले? मेरे घर वाले आए थे, मेरा भाई, चाचा। पितर की एक लड़की थी, उसको एक लड़का ये बहला फुसला कर ले गया था और उसका कल ही उस लड़की को हमने बरामद कर लिया और आज कल सुबह की बात है और शाम को उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। आज पेश अदालत जिसको जुडिशियल कस्टडी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव कृष्ण कुमार ढुल आस्था कुंज पहुंचे। आस्था कुंज में रह रहे बेसहारा बच्चों से उन्होंने मुलाकात की और इस मौके पर ढुल ने कहा कि बाल मजदूरी व भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। कोविड के कारण ठंडे बस्ते में जाने वाली योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। बाल मजदूरी व भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए सीएम के नेतृत्व में 5 महकमों की कमेटी बनी थी। साल 2020 में बाल महोत्सव ने नया इतिहास रचा, जिसके चलते गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होगा। उनका जो इतिहास है वो उन्होंने जो किया था महोत्सव के दौरान, वो अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। बाल महोत्सव में 4,96,850 बच्चों ने भाग लिया था। कार्यक्रम में भाग ले रहे कुल बच्चों में से 3,50,000 बालिकाएं थी। काफ़ी दिन हो गए कोरोना के बाद से मुझे रेवाड़ी में नहीं आया था। रात को मैं हिसार से गुरुग्राम पहुंचा था, तो सुबह मेरा मन किया कि मैं आज रेवाड़ी जा कर के आऊँगा और हमारे यहाँ 2-3 केंद्र चलते हैं और एक नया हमने बावल में ओपन शेल्टर होम बनाया है। यहाँ भी काफ़ी रेनोवेशन की थी, तो उस नाते हमारे जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र जी, उन्होंने भी मुझे आग्रह किया था और यहाँ के जो तत्कालीन हमारे जिला के डीसी हैं उनका भी 1-2 बार आग्रह रहा यशेंद्र जी का कि आप एक बार आइए। तो आज उनके साथ बैठ कर के पहले चर्चा की कि किस प्रकार हमें चाइल्ड वेलफेयर की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना है और जो एजेंसी सा है या हमारा इसमें जो चल रहे हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, पुस्तकालय है, ओपन शेल्टर होम है, जिसमें पिछले कोविड के कारण हम लोगों ने एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया था। अब उन एक्टिविटीज़ को पुनः जब स्कूल खुल गए हैं तो हम कैसे उनको चालू करें। अभी भी हमें एहतियातन जो बच्चे 8 वर्ष से नीचे के हैं उनको अभी हम नहीं कोरोना को देखते हुए इनवाइट कर रहे कि वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ और हमारे यहाँ तो बड़े बच्चे हैं तो इस नाते अब उनको स्कूल जाना शुरू कर दिया है। एक्टिविटी हमने कोविड के दरमियान भी की, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी थी, योगा था, अलग सेशन थे, गेट टुगेदर। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। नंबरदार एसोसिएशन द्वारा पिछले लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से मांग की जा रही है। नंबरदार एसोसिएशन ने एसडीएम कोसली को अपनी मांगों को लेकर एक पत्र
सीएम के नाम भी सौंपा गया है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें प्रति मानदेय समय पर दिया जाए। उनका कहना है कि हर बार 3 से 4 महीने में ही मानदेय आता है, उसे निरस्त कर हर महीने दिया जाए। लेकिन जब इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की गई तो वो कोई बहाना बनाकर टरका देता है। पिछली बार की मांग में नंबर एसोसिएशन ने मोबाइल फोन देने की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग पर भी सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एसोसिएशन ने कहा कि हरियाणा रोडवेज की बस में नंबरदार का कार्ड देखकर ही फ्री यात्रा का लाभ संबंधित विभाग उपलब्ध कराता था, लेकिन आज कार्ड दिखाने के बाद भी उन्हें इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार उनकी जायज मांग पर ध्यान दे, वरना एसोसिएशन सख्त कदम उठाएगी। दी आजादी ने चेयरमैन ने हमारी मेन मांग ये थी, और हमारे हल्के के 6-7 लंबरदार गुजर चुके, वह उनके बच्चों को लंबरदार बनाया जाए, वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। मान देखते हर महीने गिरना चाहिए हमारे खाते में, जबकि 4-4, 5-5 महीने हम चक्कर काटते रहते हैं। पूछते हैं तो कर्मचारियों को छो आता है। क्या कहते हैं कर्मचारी? कर्मचारी कहते हैं क्या इसी पे बैठे हो? बस का किराया, एक रोडवेज का किराया पहले लंबरदारों को। नंबरदार एसोसिएशन की हर 3 माह के बाद एक मीटिंग होती है, जो हमारी समस्याएं होती हैं उनसे हम अवगत कराते हैं। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, जो भी हमें मौके पे मिल जाए उनको। हमारी आज जो मांग थी, एक तो आयुष्मान भारत के अंदर नंबरदारों को लेने की घोषणा की थी सरकार ने, अब तक पूरी नहीं हुई। एक हिसार सम्मेलन के अंदर दूसरी मांग थी कि मोबाइल आपको दिया जाएगा, वो मोबाइल भी अभी तक नहीं मिला है। ये हमारी मांगे थी। लेकर क्या कहेंगे आप? अधिकारी अभी मौके पे ड्यूटी पे गए, मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हुए रेवाड़ी पे तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब अभी मौका देखने गए, तो उनसे बात हुई तो अभी आ रहे हैं। खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। शराब के नशे में रोड पर पड़े लेखपाल का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ वो उप जिला अधिकारी लेखपालों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो वहीं लेखपाल ड्यूटी टाइम पर शराब के नशे में रोड पर पड़ा था। ये सारा मामला फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर यमुना नदी के पुल के पास का है, जहां शराब के नशे में धुत लेखपाल अपनी बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर मदहोश हालत में पड़ा था। सड़क पर आने जाने वाले लोग बेहोश पड़े लेखपाल को जमीन पर पड़ा देखकर तमाशा देख रहे थे। तभी कुछ लोगों ने नशे में पड़े व्यक्ति की पहचान आशीष लेखपाल तैनात पलिया गांव के रूप में की। जब लोगों को ये पता चला कि ये लेखपाल है, तो हर व्यक्ति उसे हीन भावना से देखने लगा। वहीं शराबी लेखपाल अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहा था। इसकी जानकारी जब तहसील स्टाफ को हुई तो उनके साथी भी ये कहने लगे कि वो तो शराबी है, पिता की जगह नौकरी मिली है। यही नहीं, कुछ लोगों से बदतमीजी करने पर उसकी धुनाई भी हो चुकी है। आखिर सोचने की बात यह है कि नशेबाज लेखपाल लोगों की समस्या कैसे सुनता होगा? जिसको खुद ही होश नहीं, वो लोगों की फरियाद पर कैसे काम करता है? अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे नशेबाज लेखपाल पर कार्यवाही कब होगी? चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की जिला कोर्ट परिसर में बनी पार्किंग को लेकर वकीलों और प्रशासन के बीच ठन गई है। मामला इतना तूल पकड़ गया कि आंसू गैस और वाटर कैनन की गाड़ियों सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। इस पूरे प्रकरण में वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर रहा। वकीलों ने पार्किंग को लेकर हुए मसले के बाद घोषणा कर दी कि जब तक जिला उपायुक्त का पलवल से तबादला नहीं होता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। ये डीसी के कारण से तनाव की स्थिति है। जहाँ भी बार एसोसिएशन हैं, उनके जो साइकिल स्टैंड होते हैं वो बार के ही हाथ में होते हैं, लेकिन इस डीसी ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए यहाँ पुलिस भेज दी सुबह सुबह लाठी डंडों के साथ, वज्रवाहन के साथ और वाटर कैनन के साथ वकीलों को डराने के लिए। ये उसका बहुत ही जो आज उसका कैरेक्टर है, बहुत ही जो है निंदनीय है। क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए था, बार के साथ तो डीसी को नरमी दिखाते हुए उनको शांतिपूर्वक चलाने देना चाहिए था इस साइकिल स्टैंड को। जब डीसी ने बीच में ये जब साइकिल स्टैंड ले लिया था तो वकीलों की मोटरसाइकिलें चोरी हुई, आम लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हुई, और उन जिनकी मोटरसाइकिलें चोरी हुई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की डीसी की तरफ से। इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये डीसी साहब पैसे लेते हैं, उनसे चोरियाँ करवाते हैं, बिजली की चोरियाँ करवाते हैं, और ये डीसी का तो तानाशाही रवैया रहा है। आज कैंपस के अंदर जाकर के देखो, सेक्रेटरीट में हर जगह रिश्वतखोरी है। इस डीसी के कारण से सारे डिपार्टमेंट भ्रष्ट हैं। नगर परिषद भ्रष्ट इसी के कारण से है। नगर परिषद के कई कर्मचारी इस डीसी के कोठी के अंदर काम करते हैं, जो पैसा नगर परिषद से लेते हैं।
ऐसे भ्रष्ट डीसी अगर पलवल में रहेंगे तो यहाँ किस तरीके से जनता का भला होगा। जो वकीलों के साथ अपना तानाशाही रवैया दिखा सकता है, जो वकील न्याय के लिए लड़ते हैं, जनता को न्याय दिलाते हैं, उन वकीलों के खिलाफ लाठी लेकर के पुलिस को भेज दिया। तो मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।